हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। मतलब वो थोड़ी रफ एंड टफ है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का चुपचाप काम करने वाला। अच्छा, वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी बहुत अच्छी है वो प्यारी सी और जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है। खतरों से खेलती है? वो कॉप है, सीआईडी ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हाय, गुड मॉर्निंग। सर आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा काम को लेके। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे सिद्धार्थ कैसा है? ठीक है सर, बस अपने काम में थोड़ा बिजी है। मैंने उससे बात की थी, अच्छा लड़का है, काफी कॉन्फिडेंट लगता है। हाँ सर, आज के जमाने का है, हर चीज को लेकर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे तुम्हारी पहचान, मतलब वो हमारे रिश्ते में है या बस ऐसी जान पहचान होगी? एक्चुअली पापा के दोस्त का बेटा है, तो बस अच्छे दोस्त समझ लीजिए। श्रेया, मेरा वो लेटर पढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। कौन सा लेटर सर? हाँ? वो जो वो मैं नहीं, वो काम के सिलसिले में था। वो काम हो गया अभी, तो कोई बात नहीं। लेटर? अभिजीत ने क्यों कहा कि उसने लेटर दे दिया है? टिकट टिकट, हेलो, टिकट है? टिकट 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 मैंने लिया था, कहाँ रख दिया मैंने?
पैसे निकाल, टिकट ले। लिया है मैंने टिकट लिया है। कहाँ रख दिया मैंने? इतनी देर से बैठा हुआ है बस में, टिकट ले। ये देखो। हाँ चल ठीक है। भाई साहब मुझे थोड़ा खिड़की की सीट पे बैठने दीजिएगा। भाई साहब प्लीज बैठने दीजिए। भाई साहब मुझे साइड में बैठने से उल्टी आती है, खिड़की की सीट पे बैठने दीजिए ना। तुमको बोल रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा? तुमको समझ नहीं आ रहा? तुमको भागो यहाँ से। जाता हो ना, इतने भड़कते क्यों हो? आइए भाई साहब, आप यहाँ बैठिए। कुछ ज्यादा ही नाटक इसका, लगता है बस इसके बाप की है। मैं काफी पहले से देख रहा हूँ, हिला हुआ है ये। अरे एक सीट तो मांगी थी, ऐसे रिएक्ट करा जैसे इसकी जायदाद मांग ली हो। देखो इसको, ऐसे आदमियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए। मिल गई खिड़की वाली सीट है? पता नहीं क्यों ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। अरे क्या हो गया इसे? क्या किया तुमने? मार दे इसको। अरे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। खोलोगे इसका? सर ये वरुण है, गला घोट कर जान ली गई है इसकी। अजीब बात यह है कि इसका हत्यारा अरविंद वहां सामने मरा पड़ा। इसका खून करने के बाद वो बाहर भागा और सामने आती गाड़ी से टकरा गया, वहीं मर गया। अच्छा, गाड़ी ने उड़ा दिया? हुआ क्या था इनके बीच में? बड़ी छोटी सी बात थी सर। अरविंद उस खिड़की वाली सीट पे बैठा था, फिर ये वरुण चढ़ा और इसने भी वहीं बैठने के लिए कहा। अरविंद ने मना किया, वरुण ने उसका मजाक उड़ाया और बातों ही बातों में बात यहां तक पहुंच गई सर। कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए फोन कर दिया। दरअसल इस रूट पे ये ऐसी दूसरी वारदात है सर। पहली बार में क्या हुआ था? पहली बार का अपराधी विनोद सर गुस्से में आके उसने एक आदमी की जान ले ली। फिर वहां की भीड़ ने जब उसको पकड़ना चाहा तो वो भी सड़क की तरफ भागा और सामने आती गाड़ी के सामने कूद गया, वो भी मर गया। पुलिस ने कहा कि ये गुस्से में किया गया मर्डर है और हत्या का केस है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। अच्छा, पता चला ये दोनों कौन लोग हैं? ये हाँ सर, वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर था और अरविंद एक नामी पत्रकार था सर। ये सब मंजीत की आत्मा करवा रही है, उसकी आत्मा इस रोड पे घूम रही है और ये सब घटनाएं करवा रही है। सब कुछ मंजीत का किया धरा, ये सब उसकी आत्मा खून की प्यासी बन गई है। आपके पीछे भी आएगी वो। चुप, निकलो यहाँ से, अपना काम करो जाके। जबरदस्ती लोगों को डरा रहे हैं, चलो यहाँ से। सर आप माने या ना माने, पर इसकी बात में सच्चाई है। क्या क्या कह रहे हो? है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये सही कह रहा है सर। सर इस रोड पर लगातार एक्सीडेंट होते रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सब मंजीत की आत्मा करवा रही है, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया। अब पिछले 3 महीने से इसे चालू किया गया और ये सब होना शुरू हो गया। ये सब अफवाह है, ये हम लोग नहीं मानते, समझे? इन दोनों के घर में जाके पता करना होगा इनका आपस में कोई कनेक्शन, कोई संबंध। पंकज, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। कम सर। सर हमने अरविंद का घर चेक कर लिया सर, उसमें और वरुण में कोई संबंध नहीं। अरविंद एक पत्रकार था और वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर। सर ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अजीब बात है पंकज, कोई इस तरह अचानक एक अजनबी को बेवजह क्यों मारेगा? अरविंद, हाँ सर।
इसकी मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है, दिमाग में काफी खून भर जाने की वजह से। लेकिन ये ज्यादा खून बहने की वजह क्या हो सकती है सर? शायद एक्सीडेंट। जब ये बस से उतरकर सड़क पर भाग रहा था, वो गाड़ी ने टक्कर मारी, उसकी वजह से। लेकिन वहाँ लोगों ने बताया मरने से पहले इसका स्वभाव बदला था सर, ये और खूंखार हो गया था। इसका क्या कारण हो सकता है? ये जरूर चौंकाने वाला है। इट्स सरप्राइजिंग। एक बात है, इसकी किडनी में जरा सा इन्फेक्शन तो हुआ था, लेकिन इसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। सर अब तो बात पक्की हो गई है सर। सर मंजीत की आत्मा पाषाण रोड पे मंडरा रही है सर। पंकज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। सच ये है कि किसी ने मंजीत की आत्मा की आड़ में ये खून किया है। ये खून फ्रेडी, तुम्हें कुछ पता है ये अभिजीत कहाँ है? अभी तक तो ऑफिस नहीं है। कल क्राइम स्पॉट से उनका फोन आया था, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। अरे कहाँ थे यार तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे वो कुछ विटनेस के चक्कर में फंस गया था। फोन भी रूट गया यार, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो वो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मुझे भी तुमको कुछ बताना है यार। मुझे यार, मैंने श्रेया को लेटर नहीं दिया। क्या? मगर तुमने तो मुझसे कहा कि तुमने उसे वो लेटर दे दिया। हाँ कहा था, लेकिन यार वो कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी जो तुम मुझे नहीं बता सके? हाँ? बात कुछ ऐसी है यार कि क्या? कैसी बात? सर ये विनोद की पुरानी केस फाइल मिल गई। फाइल मिल गई? अच्छा है। ये विनोद एनजीओ चलाता था। बस स्टॉप पे किसी बात पे एक आदमी से हाथापाई हुई, विनोद बौखला गया और उसने छोटी सी बात पे फोन कर दिया। हाँ सर, और जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे रास्ते पर भागे तो वो एक गाड़ी के सामने आ गया और उसने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल इसी केस के तरीके से। कमाल है, 1 महीने के अंदर एक जैसे 2 केसेस, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पूर्वी, वो जो मंजीत की अफवाह फैली हुई है पाषाण रोड पे, इसका क्या चक्कर है, कुछ पता किया? हाँ सर, कुछ साल पहले उस रोड पर मंजीत नाम की औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वो मारी गई थी सर। तब से ही अफवाह फैली हुई है। कोई गुनहगार उस अफवाह का फायदा उठा रहा है। मुझे भी यही लगता है। कहीं विनोद का और अरविंद का कोई संबंध तो नहीं? पाषाण रोड चलते हैं, उस बस स्टॉप पे जहां से अरविंद ने बस पकड़ी थी। अरविंद रोज इसी स्टॉप पे चलता था ना? जी हाँ। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। कल जो बस में हादसा हुआ था उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी पूछताछ करनी है। ये अरविंद है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, आप बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ सर, कल ये आदमी इस सीट पे बैठा था और वो अपने मोबाइल से कुछ फोटो क्लिक कर रहा था। सर मगर अरविंद की बॉडी पे या उसके आसपास हमें कोई फोन नहीं मिला था। अच्छे से चेक किया था।
एक्सक्यूज मी। जी भैया, हम सीआईडी से हैं। पाषाण रोड पर कुछ दिन पहले मिस्टर विनोद की मौत हुई थी। उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। क्या आपको लगता है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले विनोद थोड़े चिड़चिड़े या गुस्सैल हो गए थे? देखिए सर, हमें खुद यकीन नहीं होता। विनोद सर जैसा शांत और सरल स्वभाव का इंसान गुस्से होकर किसी का खून कर सकता है और उसके बाद खुद को खत्म कर सकता है। अच्छा, क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन समाज सुधार के काम में हर तरह के इंसानों से पाला पड़ता है। कौन कौन से मुद्दों पर वो काम कर रहे थे? पीने के पानी को लेकर लोकल ऑफिसर से लड़ रहे थे वो, और दूसरा औरतों को सही सुरक्षा देने का मुद्दा उठाया था उन्होंने। और कुछ? सर, निकोली ऑयल कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट के मुद्दे को लेकर कोर्ट में केस किया था सर ने। निकोली ऑयल कंपनी? ओके, थैंक यू। हमें यह पता करना होगा कि अरविंद कौन से मुद्दे पर काम कर रहा था। हो सकता है विनोद और अरविंद एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आप बता सकती हो वो एग्जैक्टली कहाँ की फोटो ले रहा था? हाँ सर, कल वो आदर्श नगर और सरोजनी नगर के बीच में कहीं फोटो क्लिक कर रहा था। सर, ये आदमी काफी कुछ जानता है। क्या जानते हैं भैया? सर, मैं इसी बस से रोज ऑफिस जाता हूँ और अरविंद भी इसी बस से जाता था। अरविंद के बारे में क्या बता रहे थे? अरविंद जिस बस स्टॉप से चढ़ता था उसी बस स्टॉप पे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किसके साथ? कौन था वो आदमी? नाम तो नहीं पता सर। आज इस बस में बैठा हुआ है? नहीं सर, आज तो नहीं। कल जब ये हादसा हुआ था तो वो आदमी बस में था? कल तो था। तो चेहरा तो याद होगा ना अच्छे तरीके से? हाँ सर। गुड। पंकज, स्केच बनवा दो। काबिन, आदर्श नगर से सरोजनी नगर के बीच वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो। पता तो चले ये अरविंद किस चीज की फोटो खींच रहा है। सर, बस स्टॉप पे जिस बंदे का अरविंद से झगड़ा हुआ था, सर स्केच को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके देखा, लेकिन कोई भी मैच नहीं मिला सर। सर, ये देखिए, आदर्श नगर से सरोजनी नगर के बीच की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई। अरे, इसमें तो दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह दिखाई दे रही है। एक मिनट, पॉज कर, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। और इस पे जूम करो। निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन। निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन? इस कंपनी का मुद्दा तो विनोद की केस फाइल में था, जिसके खिलाफ उसने कोर्ट में केस फाइल किया था। पंकज, अरविंद की फाइल लेकर आना। सर, ये देखो, तेल कंपनियों की धांधली, तेल में मिलावट के खेल का पर्दाफाश, गलत तरीके अपनाकर तेल के दाम बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन का। ये हो सकता है इस निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिस चलना पड़ेगा। कौन है आप लोग? और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के हमारे केबिन में घुसने की? सीआईडी, एक जांच के सिलसिले में आए हैं। ऐसी जांच? आप विनोद और अरविंद को तो भूले नहीं होंगे ना? देखिए, हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं
अब हर एक का चेहरा और नाम तो हम याद नहीं रखते। मगर ये दोनों ही आपकी कंपनी में काम नहीं करते थे। विनोद एक एनजीओ चलाता था जो सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करता था, और अरविंद एक पत्रकार था जो बुराई के खिलाफ लिखने से कभी नहीं डरा। लोगों ने आपके कंपनी के खिलाफ आवाज भी उठाई क्योंकि आपकी कंपनी तेल में मिलावट कर रही थी और गैर कानूनी ढंग से तेल के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में कोर्ट ने हमें बेगुनाह ठहराया है। लेकिन सर, अरविंद और विनोद का खून हो गया है। क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ, आप शक के दायरे में, और गलती से भी ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज मी, अरविंद और विनोद के बारे में क्या जानते? सर, विनोद ने कंपनी की धज्जियां उड़ा दी थी। उसकी वजह से जगमोहन जी को काफी नुकसान हुआ था और वो तेल के दाम भी नहीं बढ़ा पाए थे। सर, एक बार तो वो भेस बदल के कंपनी में घुस आया था कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, लेकिन पकड़ा गया सर, और फिर उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया था। इसे पहचानते? सर, ये तो रोहन है सर, हमारी कंपनी में ही काम करता है। किसी ने तो विनोद को उठा के बाहर फेंका था। रोहन? इस रोहन से तो मिलना पड़ेगा। नहीं रोहन, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। कौन है आप लोग? सीआईडी। हाँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये सुन के मेरे हाथ पैर कांप जाते। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं डरूं क्यों? विनोद बेचारा मर गया, पता है ना तुम्हें? किसी के मरने जीने से मुझे क्या करना है? 1 महीने पहले तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था कंपनी में। हाँ, वो कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढ रहा था। मेरे बॉस से कहने पर मैंने उसे कंपनी से बाहर कर दिया। इसमें गलत है क्या मैं? और वो पत्रकार अरविंद, उसके साथ भी तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना? वो भी कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़पेपर में छापने वाला था। मैंने उसे कंपनी के बिहाफ बात करने की कोशिश की थी, और इसी बात को लेकर उसके और मेरे बीच में बस स्टॉप पे झगड़ा हो गया। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। क्या बोला तुमने? क्या कहा मैंने क्या कहा था? सिर्फ वॉल्यूम कम करने के लिए कहा था ना। तुमको परेशानी हो रही है ना, तुम कहीं और जाके बैठो। हो रही है परेशानी, तभी तो बोला था ना वॉल्यूम कम करने को। तुम्हें परेशानी हो रही है ना, तुम जाओ वहाँ पे। तुम वॉल्यूम कम नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती हूँ। देखो तुम मुझसे बहस मत करो। तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। नहीं मानोगी ना तुम। बचाओ। हम जानते हैं कि जिस दिन अरविंद की मौत हुई उस दिन तू उसी बस में था। ये बता, जब विनोद की मौत हुई तो तू कहाँ था? तुम्हें याद दिलाने के लिए बता दूं, उस दिन 23 जून था और सुबह का टाइम था, मॉर्निंग, जस्ट टू रिमाइंड यू। हाँ, मैं कंपनी में ही था, ओवर टाइम कर रहा था। ठीक है, देखते हैं कि तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। हेलो सीआईडी। क्या? ओके। क्या हुआ सर? पाषाण रोड पे एक और खून। पाषाण रोड, मंजीत की आत्मा सर।
सर इसका नाम गीता है। इसने अपनी साथ वाली पैसेंजर मीरा पे हमला किया और फिर खुद ही मर गई। अजीब बात है श्रेया, पिछले दोनों केसेस में अरविंद और विनोद की मौत एक्सीडेंट से हुई, फिर इस केस में ये अपने आप कैसे मर गई? सर मीरा को होश आ गया था। डॉक्टर, क्या हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी। थैंक यू। मीरा जी, सिर्फ एक दो सवाल। क्या आप गीता को पहले से जानती थी? नहीं सर, आज पहली बार ही मिले थे हम लोग। पता नहीं छोटी सी बात पे ऐसे भड़क गई। वाकई चौंकाने वाली बात है। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ भी ऐसा याद आ रहा है, कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट? हाँ सर, उसकी आंखों में वो वैश्यपन, जैसे खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर। सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विनोद, अरविंद और गीता तीनों अपने आप पे से कंट्रोल खो बैठे? यही दोष है, कुछ तो ऐसा है जो हमारे हाथ नहीं लग रहा। देखते हैं, शायद डॉक्टर सालुंके के हाथ लग जाए। गीता की मौत का कुछ पता चल? हाँ, इस बार भी वजह वही है जो अरविंद के केस में थी। दिमाग में खून का ज्यादा बहाव, ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज? कमाल है, इस बार तो गीता को कोई टक्कर नहीं लगी, किसी भी दुर्घटना में कोई चोट नहीं लगी, फिर अचानक ऐसा ब्रेन हैमरेज। गीता को भी किडनी इन्फेक्शन था। पहले हमने सोचा कि किडनी की नसों का कोई मामूली सा इन्फेक्शन होगा, लेकिन बाद में जब अच्छी तरह से जांच की तो पता चला कि ये इन्फेक्शन किडनी की नसों से होता हुआ दिमाग की नसों तक पहुंच गया। डॉक्टर साहब, ऐसे किसी भी इन्फेक्शन से किसी को ब्रेन हैमरेज कैसे हो सकता है? हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। किडनी के इन्फेक्शन के पेशेंट को एक खास किस्म की दवाई दी जाती है, एरेगेटोमाइसिन, और अगर ये दवाई उस पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो दिमाग की नसें पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दिमाग कमजोर हो जाता है और कुछ खास रिएक्शंस पर दिमाग की कमजोर नसें फट सकती है। और इसीलिए ऐसे पेशेंट का दिमाग अचानक बदल सकता है, किसी जरा सी बात पर उसका स्वभाव अचानक बदल जाएगा। तो ये वजह है अरविंद और गीता के मरने से पहले यूं खूंखार हो जाने की। कोई तो है जिसने उन्हें वो दवाई दी, वो भी ज्यादा मात्रा में, ताकि इनके दिमाग की नसें फट जाएं और ये दोनों मर जाएं। पर ऐसा वो इंसान, वो शख्स हो कौन सकता है? कोई डॉक्टर या फिर मेडिकल शॉप? सर यही वो दुकान है जहाँ पे एरगेटोमाइसिन नाम की दवाई मिलती है। कहिए सर, क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। सीआईडी? क्या जानकारी चाहिए सर? 3 लोगों की मौत हुई है जिन्हें आपकी दुकान से गलत दवा दी गई थी। क्या सर, हम कभी किसी को गलत दवा क्यों देंगे? देखिए हमारे पास सबूत है, आपने एरगेटोमाइसिन 10% नाम की दवाई 3 लोगों को बेची थी, विनोद, अरविंद और गीता। सर मैं चेक करके बताता हूँ, आप लोग अंदर रहिए। ये देखिए सर, इन तीनों को एरगेटोमाइसिन 2% बेचा गया है, ना कि 10%। लेकिन हमारे पास फॉरेंसिक सबूत है कि उन्हें एरगेटोमाइसिन 10% दिया गया है। सच तो ये है कि आपने दवाई बेची 10% की और बिल बनाया 2% का। मैडम, हम ऐसा क्यों करेंगे? ना तो हम करप्ट हैं और ना बेईमान। वो भी पता चल जाएगा। ये बताइए कि पिछले 2 महीने में एरगेटोमाइसिन 10% का कितना स्टॉक था आपके पास? सर एक्चुअली ये दवा कम बिकती है, इसलिए हमने इसकी 20 बोतल मंगाई थी। और बेची कितनी? सर 8 बोतल। तो आपने 20 मंगवाई, उसमें से 8 बेच दी, उस हिसाब से आपके पास 12 और बोतल। जी सर। राइट? जी सर। कहाँ रखते हैं अपनी ये दवा? आइए सर दिखाता हूँ। सर ये तो 9 ही बोतल है। जी 9 बॉटल्स हैं।
अब सर ये बताइए कि बाकी की 3 बॉटल्स कहाँ गई? सर मुझे नहीं पता, क्योंकि काउंटर सुधांशु संभालता है। वो 2 दिन से नहीं आ रहा है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है सर, इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। सुधांशु कौन है? मेरे यहाँ काम करता है सर। इसका नंबर और एड्रेस दीजिए मुझे। जी सर। जी डॉक्टर साहब, जी पता चल गया, उन तीनों को यही दवा दी गई थी। और इतना ही नहीं, इसको फिरामिन नाम के सॉल्ट का इंजेक्शन भी दिया गया था, जिससे इस दवाई का असर काफी तेज हो जाता है, जिससे दिमाग की नसें एकदम पतली हो जाती हैं, फट जाती हैं और दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है उसी वक्त जब खूनी चाहता हो। और डॉक्टर साहब, इन सारी चीजों को होने में तकरीबन कितना वक्त लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट बस। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमें बस ये पता करना होगा कि वो कौन है जिसने विक्टिम्स को फिरामिन का इंजेक्शन दिया और जिसकी वजह से उन्हें ये अटैक आया। सर पता नहीं आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं सर। सर मुझे कुछ भी याद नहीं सर। आगे चलो, तुम्हारी याददाश्त सब वापस ले आएंगे। तो तुम कहाँ बैठे थे? सर मैं यहाँ बैठा था। बैठो यहाँ पर। अब बताओ, अरविंद कहाँ बैठा था, क्या कर रहा था और उसके साथ कौन था? सर मैं यहाँ बैठा हुआ था और अरविंद वहाँ पे बैठा हुआ था। वहाँ खिड़की के पास? हाँ जी सर, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता सर, मैं कह रहा हूँ आपसे। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। उस दिन ये बच्चे अरविंद की आगे वाली सीट पे बैठ के फोटो निकाल रहे थे। ये बच्चे? हाँ सर। आप हमें वो पिक्चर्स दे सकते हैं जो 2 दिन पहले आपने इसी रास्ते पर खींची थी? मैंने खींची थी, आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी आप ही ने शूट किया? आप हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? जी सर। थैंक यू। देखो सर, काफी देर से कुछ हरकत कर रहा है। सर ये तो बस से उतर गया, घटना वाली जगह से 2 स्टॉप पहले। लेकिन इतना समय काफी है इस फिरामिन सॉल्ट को अरविंद के शरीर में असर दिखाने के लिए। 1 मिनट पंकज, रिवाइंड करके फिर से प्ले कर। कोई छोटा सा डांट या कोई नुकीली चीज मारी उसने अरविंद की तरफ, जो उसके शरीर में चुभ गई और चला गया वो सॉल्ट अरविंद की बॉडी में। हेलो, क्या? ठीक है, थैंक्स। उस केमिकल फैक्ट्री का पता चल गया है जहां पे ये फिरामिन सॉल्ट बनाया जाता है। नाम क्या है उस कंपनी का? जी सर, सिर्फ हमारी कंपनी बनाती है फिरामिन सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है सर। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये फिरामिन सॉल्ट्स आपने किन किन लोगों को बेचा था? 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। जी पिछले 2 महीने मैंने 30 लोगों को बेचा ये। इनको देखिए, क्या वो 30 कस्टमर्स में से ये भी एक थे? हाँ ये भी है, इसका नाम मनोज है, ये हमारा कस्टमर है। इस मनोज का फोन नंबर और एड्रेस है आपके पास? जी हाँ है, 1 मिनट देता हूँ। जी सर, ये रहा उसका फोन नंबर और एड्रेस। आपकी कभी मनोज से फोन पर बात हुई है? हाँ हुई है सर। तो फिर आप फोन नंबर ही दीजिए, क्योंकि एड्रेस तो उसने गलत ही दिया होगा और इस फोन नंबर के जरिए हम उसका असली एड्रेस पता कर लेंगे।
अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। अपना बॉस बड़ा दिल वाला है, कुछ ही दिनों में हम सब करोड़पति हो जाएंगे। एक बात अच्छी तरह से सुन ले मनोज, अगर मेरे हिस्से में से कोई घपला हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, अपना बॉस जबान का बड़ा पक्का है। बस खेल। सर नंबर यहीं पे भेज करण जज। उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। मनोज 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 आंखें खोल। मनोज कौन था इस प्लान के पीछे, जल्दी बोल। ये प्लान सब किसका प्लान था ये? बोलो। मर गया। ये लोग यहाँ पे जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ के गए होंगे, ढूंढते हैं। पंकज, मनोज की बॉडी चेक कर। सर किसी कंपनी के पेपर्स मिले हैं। कंपनी के ब्लू लाइन? ये किसकी कंपनी हो सकती है? देखते हैं। ये क्या? जमीन के कागजात। ये जमीन तो जगमोहन के नाम पर है। सर हमारे केस से जगमोहन की जमीन का क्या संबंध हो सकता है? सर वो तो भाग गया। सर सर इसकी जेब से फोन मिला सर। लास्ट मैसेज एक बॉस का है, उसने कहा है कि 5 बजे रचना बिल्डिंग पे मिलना। अब तो पता करना ही होगा ये बॉस आखिर है कौन। आइए जगमोहन साहब, अपना ये नाटक अब बंद कीजिए, क्योंकि हम आपके सारे राज जान चुके हैं। सीआईडी, पर लगता है आपको हमारे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही। गलतफहमी नहीं, सही फहमी। हम आपके पाषाण नूट वाली जमीन और ब्लू लाइन रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ। सर हमारी तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है। आपकी कंपनी नहीं है मतलब? तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे तो हम बाद में बात करते हैं, पहले जरा इन लोगों से निपट लें। लोगों को ज्यादा पावर के इंजेक्शन दिए थे ना तूने। अब तुझे पता चलेगा असली पावर क्या होती है। जमीन चाहिए ना, मैं देता हूं तुझे सस्ते में। इससे पहले कि हम तुझे और तकलीफ दें,
सच बोलकर तुम अपनी तकलीफ कम कर सकते हो। बोलो। ब्लू लाइन कंस्ट्रक्शंस मेरी ही कंपनी है सर। फर्जी कंपनी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, जगमोहन की जमीन किसी तरीके से हड़पना। हाँ सर, मैंने कर्जा लेकर उस जगह पर बहुत पैसे खर्च किए डेवलप करने में, लेकिन इन लोगों की डरावनी अफवाहों की वजह से कोई भी उस जगह कुछ बनवाना नहीं चाहता, ना ही कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता। मंजीत की आत्मा की अफवाह हैं? उस रूट पे खून करने शुरू कर दिए और बलि का बकरा बनाया विनोद, अरविंद और गीता को। हाँ, क्योंकि विनोद और अरविंद जगमोहन के तेल के मामले से जुड़े हुए थे। मैंने सोचा अगर राज फाश भी हो गया तो सारा शक जगमोहन पे ही रहेगा। और फिर जब जगमोहन बर्बाद हो जाए तब तुम उसकी उस जगह को बड़ी आसानी से कम दामों पे हड़प सको। निर्दोष लोगों के दिमाग की नस फाड़ के खून करवाया तुम लोगों ने। अब फांसी के इंतजार में तुम्हारे दिमाग की नस न फट जाए, ये दुआ करना। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। तो माँ, बात कुछ ऐसी है कि मैं सर मुंह मीठा कीजिए। हाँ सर, अभी ले लो। किस खुशी में? श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। अरे सब लोग लड्डू ले लो भाई, अरे ले लो लड्डू, ले लो लड्डू। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। Congrats. Thank you. Congratulations. और तुम्हें भी श्रेया। अच्छा सर, वो मैं बताया था ना आपको अपने सपनों की दुल्हन के बारे में, कॉप है करके। अब ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तुमने बहुत सही फैसला लिया है सिद्धार्थ। श्रेया तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। अच्छा सर, आप वो बता रहे थे ना आपके सपनों की मलिका, तुमने अपने प्यार का इजहार कहा कि नहीं करा उससे? सच में यार, कभी वक्त ही नहीं मिला बताने का। तो तुरंत जाओ, अभी के अभी कहो, क्योंकि इस काम में देर नहीं करते, वरना दिल की बात दिल में रह जाती है। नहीं सिद्धार्थ, शायद काफी देर हो चुकी है। अरे दोस्त, तो आपको अभी तुरंत जाना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछतावा होता है। एक मिनट, हेलो। अरे थैंक्स। हाँ, नेक्स्ट मंथ आना जरूर। हाँ। अरे देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। समझने और समझाने का वक्त खत्म हो गया अभिजीत।
सर बोलिए ना, क्या बात है? नहीं वो श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। कहाँ है लाश? सर वो उस कैबिन में। सर एक गोली लगी है सीने में। देखो जरा शरीर से गोली बाहर निकलने का कोई निशान है क्या? नहीं सर, कोई एग्जिट वोल नहीं है। गोली बाहर निकलने का कोई जख्म नहीं है। पूरी सर। लाश किधर? सर अंदर आइए सर। हाय देयर। क्या बात है? तुम्हारा खास दोस्त कहाँ है? अभिजीत? इस आदमी के शरीर में गोली लगी है और कोई एग्जिट वुंड नहीं है। सब कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। एक्सक्यूज मी। हाँ प्लीज प्लीज। ये तारिका क्या हुआ है? ये तो एकदम उखड़ गया था। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता है सर। क्या नाम है आपका? जी श्लोक। कितने लोग काम करते हैं यहाँ ऑफिस में? कोई 20-22 लोग। 20-22 लोग? दिन दहाड़े कोई आपके डायरेक्टर के कमरे के अंदर घुस जाता है, उसे मार देता है और आप में से किसी ने कुछ नहीं देखा? सर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो 1:30 से 2 के बीच हुआ होगा। खून किसने किया वो आप नहीं जानते। खून कितने बजे हुआ ये आपको मालूम है? हाँ सर, क्योंकि सर के केबिन का दरवाजा 1:30 से 2 के बीच अपने आप लॉक हो जाता है। क्यों लॉक हो जाता है? वो तो नहीं पता, सर ने ऐसे ही बनवाया है। तो क्या करते क्या थे कैबिन में 1:30 से 2 के बीच? सर हो सकता है कि वो अपने वाइफ से बात करता हो और नहीं चाहता हो कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। नहीं सर, सर शादीशुदा नहीं थे। तो फिर करते क्या थे वो? हा? पूजा करते थे, खाना खाते थे, क्या करते थे? सर वो घर से खाना खा के आते थे। और ये कैबिन का दरवाजा हर रोज ऐसे ही बंद होता था? जी सर। जी सर। तो फिर आज उसी दौरान उनका खून हुआ, ये आप लोग कैसे कह सकते हैं? सर ये शालिनी है। सर इनको अंकुश सर से मिलना था। ये दौड़ते हुए उनके केबिन में गई, लेकिन अरे शालिनी, तुम भाग के कहाँ जा रही हो? सॉरी रचना, वो बॉस से कुछ अर्जेंट काम है मुझे। सर से मिलने जा रही हो? लेकिन अभी तो 1:30 बजने वाले हैं, केबिन बंद हो जाएगा उनका। पता है, इसलिए तो जल्दी जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी।
और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। सर वो सर क्या हो गया बॉस को? तो इसीलिए आप लोगों का मानना है कि दरवाजा बंद होने के बाद उनका खून हो? हाँ सर। सर केविन को कोई हथियार नहीं मिला। सर हो सकता है कमरे में कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे गोली खुद ब खुद चल गई हो। डॉक्टर साहब, ये खूनी कहाँ खड़ा होगा जब उसने गोली चलाई? ये देखो, यहाँ टेबल पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है खूनी वहां खड़ा था जहां तुम खड़े हो। और ये अंकुश यहाँ था। सामने से खूनी ने गोली चलाई जो अंकुश के सीने में आकर के लगी और गोली लगते ही अंकुश यहाँ जमीन पे गिर गया। और अगर गोली किसी मैकेनिज्म से चलाई गई है तो मैकेनिज्म इसी लाइन में होनी चाहिए। बिल्कुल। रेडी निखिल, जरा देखो कोई मैकेनिज्म दिखता है क्या? मैकेनिज्म? हाँ, जिस वक्त अंकुश की मौत हुई उस वक्त ना कोई कमरे में बाहर से अंदर आया और ना कोई अंदर से बाहर गया। आप लोगों को पता है कि मौत कितने बजे हुई? हाँ, ऑफिस स्टाफ का कहना है कि दोपहर को 1:30 से 2 बजे के बीच। सही है। राइगर मोर्टिस लाश की जकड़न भी यही बता रही है। सर, यहाँ तो कोई मैकेनिज्म दिख नहीं रहा है। सर, यहाँ भी ऐसी कोई चीज दिखाई दे नहीं रही है। कमरे में कोई आया नहीं और कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, तो फिर इस आदमी को गोली लगी कैसे? कि ऐसा तो नहीं कि ये दरवाजा लॉक होने से पहले इसे गोली लगी हो? एक बात बताइए, आप में से किसी ने ये दरवाजा बंद होने से पहले अंकुश को जिंदा देखा था? नो सर। नहीं सर। ठीक है, एक काम करो, शुरू से बताओ जब आपके बॉस अंकुश यहाँ इस ऑफिस में आए। सर, वो बहुत परेशान थे और उन्होंने कृतिका को अपने केबिन में बुलाया। ओके सर, ओके। बच्चा, क्या हुआ? बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। कृतिका को अंदर बुलाया है। क्या हुआ कृतिका? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो कृतिका। तो कृतिका अभी कहाँ है? ऑफिस से चली गई क्या वो? नहीं सर, उसका बैग तो यहीं है। जब कृतिका कैबिन से बाहर निकली तब अंकुश जिंदा था? हाँ सर। उसके बाद कौन गया कैबिन के अंदर? देखिए, हम एक सवाल 2 बार नहीं पूछेंगे आप लोगों से। हम यहाँ ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बॉस का खून किसने किया, और इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है।
और आपके ऐसे चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बताइए, कृतिका के बाहर आने के बाद अंकुश के कैबिन में कौन गया था? सर, त्र्यंबक, रचना और मैं। उस वक्त कितने बजे थे? सर, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। क्या सर, क्या नहीं हुआ? ईमानदारी नहीं हुई, वफादारी नहीं हुई। सर, हम कुछ समझे नहीं। देखो, तुम तीनों बहुत मुश्किल में हो। मुश्किल में? हाँ, मुझे ये पता चला है कि तुम तीनों में से कोई एक हमारे डिजाइन कॉम्पिटिटर्स को बेच रहा है। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे कंपटीटर्स है कौन। मेरे पास सबूत है और मैं तुम तीनों को जेल भिजवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चुपचाप शाम के 5 बजे तक मुझे बता दो वो आदमी कौन है। हाँ, उसकी नौकरी तो नहीं रहेगी, लेकिन उसे मैं जेल जाने से जरूर बचा लूंगा। लेकिन सर, हम लोग... मेरे पास ज्यादा समय नहीं, जितना मैंने कहा है उतना करो। तो कोई कंपनी के सीक्रेट्स बेच रहा था? हाँ? सर, अंकुश जरूर भड़का होगा इस धोखे से। कोई भी भड़केगा। बहुत तकलीफ होती है जब उसका कोई करीबी उसे धोखा देता है। तुम तीनों में से कोई एक धोखेबाज है, वरना अंकुश सिर्फ तुम तीनों से पूछताछ क्यों करेगा इस बारे में? सर, हम बेकसूर हैं। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों ने ही मारा अंकुश को और अब ये बेकसूर होने का नाटक कर रहे हो। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि क्या है सच और क्या है झूठ। तुम कितने बजे अंकुश के कैबिन से बाहर गए थे? सर, यही कोई 1:15 हो रहा होगा। और वो जिंदा थे जब तुम बाहर आई? हाँ मैम। जी। तो उसके बाद कौन गया था कैबिन में? सर, मुझे पता नहीं है। मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा सर। मैंने भी किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। सब सबका जवाब एक ही है। सर, समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर, ये खूनी जो कोई भी है, सर इन तीनों के बाहर आने के बाद दरवाजा लॉक होने से पहले अंकुश के कैबिन में घुसा होगा। और अंकुश का खून करने के बाद शालिनी के आने से पहले निकल गया होगा। खूनी कौन हो सकता है? तो कमरे के अंदर घुसा और किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। अंकुश के कमरे से बाहर निकलने के बाद तुम तीनों कहाँ थे? सर, हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले गए थे ये झूठे लगे इल्जाम के बारे में बात करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम बाहर लंच के लिए आए तो देखा शालिनी अंकुश जी के रूम की तरफ जा रही थी। 1:15 से लेके शालिनी के कमरे के बाहर आने तक किसी ने किसी को कमरे के अंदर जाते हुए देखा? सर, हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कृतिका ही ये सब देखती थी। ये कृतिका है कहाँ? पता नहीं सर, बहुत टाइम से आपने उसे देखा नहीं। पूरी से देखो, जब तक कृतिका नहीं मिल जाती कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग सीसीटीवी कैमरा की फुटेज क्यों नहीं देखते? उसमें पता चल जाएगा। तुम कौन हो? जी, मैं सुमित, कृतिका का बॉयफ्रेंड। और ये सीसीटीवी कैमरा के बारे में क्या बता रहे हो? कृतिका ने मुझे बताया था कि बॉस ने स्टाफ पे नजर रखने के लिए उसके डेस्क पे एक सीक्रेट कैमरा लगा रखा था। सीक्रेट कैमरा? यहाँ पे तो कोई कैमरा दिख ही नहीं रहा है। खुफिया कैमरा है, छुपा के रखा होगा।
ये देखो, लाफिंग बुद्धा की आंखों में कैमरा। निखिल, पता करो इसका रिसीवर कहाँ है। मैम, आशिता, मम्मी देखिए। अरे कृतिका, कृतिका, संभाल के। कृतिका, जाओ। कृतिका, कृतिका। क्या हो गया? सर इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। सर जहर निकाल। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पीछे एम्बुलेंस है, उसमें डालो जल्दी। कृतिका, एक मिनट ले जाओ। क्या हुआ? संभाल के। निखिल, उस खुफिया कैमरे का रिसीवर मिला? हाँ सर, उस सीक्रेट कैमरा का ये सब मिल गया है। गुड, जरा फुटेज प्ले करो। देखते हैं रचना, त्रिंबक और श्लोक के निकलने के बाद अंकुश के कमरे में कौन गया था। उन तीनों ने कृतिका के बारे में जो कहा था वो तो सही निकला। अब आगे देखते हैं। देखते हैं इस खुफिया कैमरा की आंखों ने ऐसा कुछ देखा है कि जो यहाँ काम करने वाले 20-22 लोगों ने नहीं देखा, और अंकुश की मौत हो गई। एक मिनट रुको सर, ये आदमी कौन है? फॉरवर्ड करो सर। बस इसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। ये आदमी कैबिन के अंदर गया एक 20 को, बाहर निकला एक 25 को, और बड़ी हड़बड़ाहट में निकला है बाहर। निकले, काम करो, ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स को बुलाओ, और हाँ, उस वॉचमैन को भी लेके आओ अंदर। आइए सब। देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं आप? नहीं सर, हमने इन्हें कभी ऑफिस में नहीं देखा। तुम? नहीं सर, इससे पहले मैंने कभी इसे देखा नहीं। श्लोक? नहीं सर, मैंने भी इसे नहीं देखा। वॉचमैन, तुम तो एंट्रेंस में थे, तुमने तो देखा होगा साथ ही जाते। हाँ, पहचानते हो कौन है? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अरे तो फिर ये अंदर आया कैसे? उड़ के आया क्या? मेरा एक फोन आया था, मैं 5 मिनट के लिए थोड़ी दूर चला गया था, शायद ये तब आया होगा। अच्छा, निखिल, एंट्रेंस में जो कैमरा है उसका फुटेज चेक करो। एक मिनट, इस फ्रेम को फ्रीज करो। ये सुमित? कृतिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। आई, तुम्हें कुछ नहीं होगा कृतिका, तुम ठीक हो जाओगे। संभल के। नहीं जा रहा। ये क्या कर रहे हैं सर? कृतिका के पास मेरा रहना जरूरी है। तुम आज इस ऑफिस में से पहले भी आए थे ना? हाँ, कृतिका बहुत परेशान थी, उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। अंकुश का खून करने के लिए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सच है, वही कह रहे हैं, समझे? तुम अंकुश के कैबिन में घुसे, इसका खून करके वहां से निकल गए, और तुम कृतिका से मिले भी नहीं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। चल अंदर चल, तेरी राम कहानी हम लोग वहीं सुनेंगे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है। तुम्हारे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, हम जानते हैं कि अंकुश का खून तुम नहीं किया है। काश सर,
अगर मैंने उसका खून किया होता तो मुझे अपना गुनाह कबूल करने में खुशी होती। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। तुम अंकुश को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो कृतिका को परेशान कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। कहता था कि अगर शादी नहीं करोगी तो उसे नौकरी से निकाल देगा। बार बार अपने एमडी होने की धमकी देता था। क्या करती बेचारी कृतिका, उसके ऊपर उसके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थी। इसलिए तुमने बदला ले लिया अंकुश का खून करके? नहीं सर, तब मुझे कृतिका ने बुलाया था, वो बहुत रो रही थी। अंकुश ने फिर से उसे धमकी दी थी, पर जब मैं ऑफिस पहुंचा तब मुझे वो नहीं दिखी। तब मैं जाकर अंकुश को धमकाया और वहां से बाहर चला गया। कौन हो तुम? बहुत हो गया अंकुश, कृतिका से दूर रहना, वरना क्या करोगे? जान से मार दूंगा तुझे। अरे जा, जो करना है कर। कृतिका सिर्फ मेरी बनेगी। अंकुश, तू यहां से निकल रहा है या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? आउट। अभी तो जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और तब तुझे मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हमारे पास सबूत है। तुम 1:20 में अंकुश के कमरे के अंदर गए थे और ठीक 1:25 को बाहर निकले थे। क्यों? फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि मैंने खून नहीं किया है। देखो सुमित, दया सर को गुस्सा मत दिलाओ। सीधी तरीके से मान जाओ कि खून तुमने किया है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ की स्टाफ शालिनी जब कैबिन में गई तब अंकुश मरा पड़ा था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए आप लोग। याद देखो। हाथ। सर, गन पाउडर की स्मेल। स्प्रे देना। एक मिनट। तुम्हारी उंगलियों पे गन पाउडर है, इसका मतलब है हाल ही में तुमने गोली चलाई है। नहीं सर, अंकुश का खून तुमने ही किया है। मैंने गोली नहीं चलाई सर। तो फिर ये गन पाउडर तुम्हारी उंगलियों पे कैसे है? सर प्लीज सर, मेरा विश्वास। गन पाउडर कैसे आया तुम्हारे हाथ पे? सर वो मेरे पास मेरी अपनी गन, उससे गलती से चल गई थी जब मैं आज अपने घर पर था। तुम्हारे पास अपनी गन है? लाइसेंस है? हाँ? नहीं। तो गैर कानूनी तरीके से गन रखी थी तुमने? हाँ? सिर्फ और सिर्फ अंकुश को मारने के लिए। अगर आज उससे कोई नहीं मारता तो मैं शायद उसे जरूर मार देता। तो गन कहाँ रखी है तुमने? बाहर फ्लावर पॉट है। गन को बाहर क्यों छोड़ा तूने? हाँ? क्योंकि कृतिका ने मुझे कसम दी थी कि मैं अपने साथ गन अंदर लेकर ना आऊं, वरना गुस्से में मैं कहीं उसके बॉस को मार ना दूं, इसलिए बाहर छोड़ दी। चल देखा वो गन कहाँ है? ये तुम्हारी गन? हाँ सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरी गन को चेक क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं इसे ऑफिस में लेकर गया ही नहीं था। दोनों बार प्लांट में ही छिपा दिया था। तुम कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ अभी पता चल जाएगा। भैया तो मैच होती है। ये गोली और अंकुश के शरीर में जो गोली मिली है वो गोली, दोनों मैच होती है। इसका मतलब साफ है अंकुश को इसी गन से गोली मारी गई है। अब बोलो,
तो तुमने दोनों बार ये गन ऑफिस के बाहर वाले गमले में छुपा दी थी। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैंने अंकुश को नहीं मारा। जब मैं उसके कैबिन से बाहर निकल रहा था तो वो जिंदा था। जरूर जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब तुम्हारी गन अपने आप गमले से बाहर आई, अंकुश जी को गोली मारी और फिर आके गमले में छुप गई। और ये कहानी है सर? अरे मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए। एक सेकंड, कॉल। क्या? हाँ मुझे याद आ गया। जैसे ही मैं अंकुश के कैबिन से बाहर निकल रहा था उसके मोबाइल पर एक कॉल आया था। और उसने वो कॉल रिसीव किया था? हाँ। हाँ बोल। पंकज, अंकुश का मोबाइल चेक करो। सर। अगर अंकुश ने ये कॉल रिसीव किया है तो शायद वो तुम्हारे निर्दोष होने का सबूत हो। सर, अंकुश को 1:25 पे कॉल आया था सर, और 7 मिनट तक कॉल चली थी। 7 मिनट? 1:25 को कॉल आया था। दरवाजा बंद होता है ठीक 1:30 बजे, यानी कि दरवाजा बंद होने के 2 मिनट बाद तक ये कॉल चला। सर शायद वो जिंदा था। पंकज, इस नंबर पर कॉल करके चेक करो कि वाकई इस आदमी की अंकुश से बात हुई थी कि नहीं। अंकुश नहीं, मैं सीआईडी ऑफिसर पंकज बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने आज अंकुश को फोन कॉल किया था? आपकी बात हुई थी उससे? अच्छा, लगभग कितने मिनट तक बात हुई थी? 5 से 7 मिनट। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं कोई टेंशन। सर 7 मिनट तक बात हुई थी सर। देखा सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अंकुश को नहीं मारा है। इसका मतलब सुमित खूनी नहीं है। तो फिर खूनी कौन है? कहीं खूनी पहले से ही तो कैबिन में छुपकर नहीं बैठा था और दरवाजा लॉक होते ही उसने अंकुश को गोली मार दी और फिर वहां बैठकर इंतजार कर रहा था। और जब 2 बजे बाकी का सारा स्टाफ अंदर आया कैबिन में अंकुश की लाश देखने, तो मौका देखकर वो भी उनके साथ निकल गया। ये देखिए सर, शालिनी के चीखने के बाद जो 6 लोग कैबिन के अंदर आए थे वही 6 लोग कैबिन से बाहर गए। इसका मतलब है कैबिन के अंदर कोई छुपा हुआ नहीं था। कैबिन के अंदर कोई छुपा हुआ नहीं था। इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आया और अंकुश इस कमरे में अकेला था जब ये दरवाजा बंद हुआ। तो इस कमरे के अंदर आने का इस दरवाजे के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है, वही ये खिड़की। मगर जब हम लोग इस कमरे के अंदर आए तो ये खिड़की अंदर से बंद थी। तो अगर हम ये मान के चले कि कोई इस खिड़की के जरिए अंदर आया है तो नीचे से ऊपर आना तो बहुत मुश्किल है और किसी ने तो देखा ही होगा उसे ऊपर आते हुए। दूसरा रास्ता बचता है ऊपर टेरेस से। जरा देखो आसपास, अगर वो खूनी अंकुश के कैबिन में यहाँ टेरेस से गया है तो उसने रस्सी या हार्नेस का इस्तेमाल किया होगा, और अगर ऐसा है तो यहाँ लेज पे कोई ना कोई निशान जरूर होना चाहिए। मुझे चेक करो।
ये देखो, यहाँ पर निशान है। ये निशान, उसने रस्सी को यहां से बांधा और यहां से नीचे उतरा, क्योंकि ठीक नीचे यहाँ पे अंकुश का ऑफिस है। और फिर रस्सी सपोर्ट के लिए शायद वहां उस पे बांधा होगा। ये देखो, रस्सी के घिसने का निशान है यहाँ पे। इसका मतलब है उसने रस्सी यहाँ इस पाइप पे बांधा और वहां से नीचे अंकुश के कैबिन में गया। कमाल है सर, खूनी इतना कुछ करता रहा लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। खूनी ने जिस तरीके से मेहनत की है खून करने के लिए, उससे तो साफ साफ दिख रहा है सर, उसके दिल में कितनी नफरत भरी पड़ी थी अंकुश के लिए। ये पता करना पड़ेगा कि वो है कौन जिसे अंकुश से इतनी नफरत थी, और उसे ये भी पता था कि अंकुश के कैबिन का दरवाजा 1:30 से 2 बजे के बीच बंद होता है। हो ना हो ये कोई ऑफिस का ही आदमी है। खूनी टेरेस से रस्सी के सहारे नीचे उतरा और फिर खिड़की के रास्ते कैबिन में आया। लेकिन आपने तो चेक किया था, खिड़की अंदर से बंद थी, जिसका बाहर से खुलना नामुमकिन था। एग्जैक्टली फ्रेडी, इसका मतलब है खून होने से पहले खूनी ने या उसका साथ देने वाला कोई ना कोई इस ऑफिस में था, जिसने छुपके से ये लैच, खिड़की का लैच खोल दिया ताकि इसे बाहर से खोल सके। फिर सर खूनी ने खिड़की को अंदर से लॉकअप किया। ये शायद तब हुआ होगा जब ऑफिस के बाकी के स्टाफ मेंबर्स अंकुश की लाश देखने के लिए कैबिन के अंदर घुसे। खूनी यहाँ से अंदर आया और उसने अंकुश को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज नहीं आई, शायद गन पे साइलेंसर लगा हुआ था। और फिर अपना काम करने के बाद खूनी वापस इस खिड़की से ऊपर चला गया। मगर खूनी ने एक गलती कर दी। वो क्या सर? लैच। जब उसने खिड़की खोलने के लिए ये लैच ऐसे खोला होगा, जाहिर सी बात है उसने ग्लव्स पहनने की तकलीफ नहीं की होगी। इसका मतलब खूनी के उंगलियों के निशान उस लैच पे है। हाँ फ्रेडी, और अब ये उंगलियों के निशान ही हमें खूनी के गर्दन तक ले जाएंगे। सर आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि खूनी आप लोगों में से कोई है। ये क्या कह रहे हैं आप सर? सही कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। उस खिड़की के लैच पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं, अगर वो आप में से किसी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं तो पता चल जाएगा कि अंकुश का खूनी कौन है। ठीक, आप जाइए, आप आइए। ठीक, जाइए। दया, इन सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए, अब जरा इन्हें मैच करके देखते हैं। ठीक है सर। हाँ? खूनी ने टेरेस से नीचे उतरने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया था, वो रस्सी कहीं मिल नहीं रही है। अच्छा, रेडी? वो रस्सी यहाँ ऑफिस में होनी चाहिए। ढूंढो, देखो कहाँ है वो रस्सी। सबसे बड़ा सबूत है, इस फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा बड़ा। अगर वो रस्सी मिल गई तो समझ लो खूनी अपने आप अपने हाथ आ जाएगा।
सॉरी भाई दया। क्या हुआ सर? डॉक्टर तारिका, केबिन में मिले फिंगरप्रिंट्स इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहे। ये कैसे हो सकते डॉक्टर तारिका? इनमें से किसी न किसी के उंगलियों के निशान मैच होने चाहिए थे। आप लोगों से कोई गलती हो गई होगी। नहीं यार दया, ऐसा नहीं है, हमसे कोई गलती नहीं। हो सकता है दया इनमें से कोई खूनी नहीं होगा, तो खूनी नहीं होगा तो फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच होंगे? हो सकता है इस बार गलती आप लोगों से होगी। नहीं, मैं सही हूं और मैं साबित भी कर सकता हूं। खूनी इन्हीं में से कोई है और वो खुद ब खुद सामने आएगा। सामने आ जाएगा मतलब तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, कहेगा लीजिए दया जी मैंने खून किया, मुझे हथकड़ी पहना दीजिए। यार बात कर। डॉक्टर साहब इस बार ऐसा ही कुछ होगा। डॉक्टर साहब ने आप लोगों के हाथ पे एक केमिकल लगाया था। वो केमिकल रिएक्ट करेगा और वो केमिकल तब रिएक्ट करेगा जब आप में से जो खूनी है वो ऊपर टेरेस पे जाके पानी के टैंक के अंदर से वो रस्सी निकालेगा। वो रस्सी हमें तब मिल गई थी जब पहली बार हम लोग छत पे गए थे। पूरी तैयारी के साथ आया था। उस रस्सी पे हमने एक केमिकल लगाया है और वो केमिकल तब रिएक्ट करेगा जब आप लोगों के हाथ पे लगा हुआ केमिकल उसके कांटेक्ट में आएगा। आप लोगों के हाथ चमकने लगेंगे अंधेरे में। लाइट्स ऑफ। बस बहुत भाग लिया, अब और नहीं। तुमने अंकुश को क्यों मारा? तुम ही कंपनी के सीक्रेट्स बेच रही थी ना? और जब अंकुश तुम तीनों से पूछताछ कर रहा था, तुम जानती थी कि तुम्हें उससे छुटकारा पाना है। हाँ? मैं बहुत पहले से ही जानती थी कि मैं पकड़ी जा सकती, इसलिए मैंने प्लान बना के रखा था कि जब भी मौका मिलेगा मैं अंकुश को मार दूंगी। और तुमने अपने प्लान में सुमित को कैसे फंसाया और क्यों फंसाया? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी सबसे अच्छी सहेली को मुझसे दूर कर दिया था। मैं और कृतिका अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से सुमित उसकी जिंदगी में आया था तब से कृतिका उसकी बातें करती रहती थी। सुमित ऐसा है, सुमित वैसा है, सुमित ने ये किया, सुमित ने वो किया, सुमित सुमित सुमित। इस सुमित से मुझे नफरत होने लगी थी। दिन रात उसके साथ फोन पे लगी रहती थी। इस सुमित के चक्कर में वो मुझे भूल गई थी। और आज सर के केबिन से निकलने के बाद कृतिका ने जब सुमित को फोन करके बताया कि गन को कहीं छिपा देना, मैं अपनी सहेली को मैं वापस पाना चाहती थी और यही सही मौका था सुमित को फंसाने का। इसलिए तुमने अंकुश को मारने के बाद अपनी गन सुमित के गन के साथ बदल दी और अंकुश के शरीर पे जो गोली मिली वो उस गन के साथ मैच हो गई, जिसकी वजह से सुमित फंस गया। और जब अंकुश अपने कैबिन में तुम तीनों पे भड़क रहा था, उस वक्त तुमने चुपके से उस खिड़की का लैच खोल दिया। और तुमने मौका पाके विंडो का लैच तब लॉक किया जब सब अंकुश की डेड बॉडी देख रहे थे, है ना?
तुम्हें कैसे मालूम कि सुमित के पास कौन सी गन है? कृतिका ने मुझे एक बार बताया था कि सुमित ने एक नई गन खरीदी है। ठीक वैसे गन मैंने भी खरीदी। और आज जब सुमित दोबारा ऑफिस में आया तो मुझे पता था कि वो गन फिर से कहीं बाहर रख के आया होगा। और मौका मिलते ही मैंने वो गन बदल दी। क्या फायदा हुआ तुम्हें ये सब करके? हाँ? तुमने एक दोस्त खो दिया और साथ में अपनी आजादी भी। पूर्वी, ले जाओ इसे। सर, सर। लोग भी दोस्ती में क्या क्या करते हैं सर। हाँ फ्रेडी, कुछ तो पीठ पे छुरा घोंपते हैं। हाय। हाय। झूठ बोला तुमने दया से? हाँ, भाई जैसा ना वो तुम्हारा, इस तरह से दिल दुखाया? कैसी बात कर रहे हो तारिका? मैं तो सपने में भी उसका दिल दुखाने की नहीं सोच सकता। उसको दुख ना हो इसलिए मैंने झूठ बोला। अभिजीत, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। तुम्हें दया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बताया था मैंने सच उसे, कड़वा सच। मैं सिर्फ ये जानने आया था कि श्रेया ने उस लड़के को हाँ बोला है या नहीं। नहीं, वो हाँ बोल दिया श्रेया ने। लेकिन जब मैंने दया का चेहरा देखा, लगा जैसे किसी गोली ने उसके सीने को चीर दिया है। अरे यार, क्या लड़का आया नहीं, तबीयत खराब हो गई उसकी। मैं दया को इस हालत में नहीं देख सका। मैंने बात पलट दी। मैंने कहा कि मजाक था। सिद्धार्थ का परिवार तो आया ही नहीं। मैं जानता हूं ये गलत है तारिका, लेकिन ये गलत उस समय मुझे सही लगा। और दया का इतना इंपॉर्टेंट लेटर श्रेया को ना देना, ये भी तुमको सही लगा? क्या लगता है तुम्हें कि मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूं? मैं नहीं चाहता दया और श्रेया एक हो। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तारिका तुम मुझे गलत समझ रही हो। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। गया था मैं श्रेया के घर वो लेटर लेके। नमस्ते अभिजीत, तुम आओ अंदर आओ। श्रेया से थोड़ा काम था, वो है क्या? हाँ है, बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। बैठ जाओ। अरे भाई, तुम्हारा ही काम करने आया हूं यार। अरे भूल कैसे सकता हूँ, लेटर है मेरे पास। अभी दिया नहीं है, जैसे ही श्रेया आती है ये लेटर उसके हवाले कर दूंगा। हैं? अरे यार थोड़ा तो सब्र रखो यार। हाँ मैं करता हूँ। नमस्ते। अभिजीत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दया का कोई भी लेटर श्रेया को नहीं दोगे। लेकिन दया और श्रेया तो... मैं जानता हूँ दया और श्रेया कुछ कहते नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के काफी करीब हैं। मगर मैं अब नहीं चाहता हूँ कि श्रेया अपना फैसला बदले। ये तो दोनों के साथ ज्यादती होगी। आप... अभिजीत, मैं मजबूर हूँ। मैंने पिछले साल सिद्धार्थ के पिता से एक बड़ी रकम उधार ली थी, जो मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं जानता। और अगर श्रेया ने इस शादी से इनकार किया तो वो लोग सारे पैसे वापस मांग सकते हैं, जो मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन अंकल, ये तो श्रेया की जिंदगी का सवाल है। तो मैं क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊं? श्रेया की मां को हार्ट प्रॉब्लम है। तुम लोगों की जरा सी गलती हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। देखिए, अगर सिर्फ पैसे की बात है तो हम लोग मिलकर कोशिश कर सकते हैं। पैसा तो
नहीं, वो बात नहीं है। पैसे का इंतजाम हो चुका है, बस 1-1.5 महीने की बात। एक बार मैं उनके सारे पैसे लौटा दूं, उसके बाद तुम ये लेटर श्रेया को दे देना। लेकिन तब तक ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, प्लीज। ये आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दया से कोई बात छुपाना इतना आसान नहीं है। अब ये बात ना मैं श्रेया को बता सकता हूँ और ना दया को। दया तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो तुम्हें गलत समझ रहा है। इनफैक्ट नफरत करने लगा है वो तुमसे। जानता हूँ, वक्त ने गलतफहमी पैदा कर दी है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि सही वक्त आने पर सब ठीक भी हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.